कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का जूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे जूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है, बहुत भूख लगी है। ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर, इससे तो बेहतर हो जाती है। लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं।
सब खत्म हो गया। इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता कहाँ है? उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था। इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना। पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ ही जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी। इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर। इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहे हो भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पे पानी भर गया तो, है घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई चलो,
समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था। इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं। मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है। आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानीपुरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं। आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। घर ही चला जाता हूं। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है। अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है। वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बिटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया। एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान न हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही हैं। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानी